Hello students, in this video we'll discuss part 2 of chapter number 12, National Movement Fulfillment. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, still here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with people's response. बट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर ली थी, है ना, एसोसिएटेड विद खिलाफत मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को कॉपरेट करती हुई, एक दूसरे का साथ देती हुई, है ना। खिलाफत मूवमेंट कौन कर रहे थे? मुस्लिम्स। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेसिकली किसका एजेंडा था? कांग्रेस का। ये दोनों मूवमेंट साथ में आ गई। अब आप बात करेंगे कि कौन पार्ट ले रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सेक्शन जितने भी थे सोसाइटी के, रिच हो, पुअर हो, रिच फार्मर हो, पुअर फार्मर हो, एवरीबडी वॉज टेकिंग पार्ट इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इवन वीमेन कम आउट इन लार्ज नंबर टू ज्वाइन द मूवमेंट। औरतें भी बहुत बड़ी संख्या में आई और मूवमेंट को ज्वाइन किया। स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने अपने करियर को रिस्क पे रखा और बॉयकॉट किया गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, भले वो स्कूल हो, कॉलेज हो, जो भी कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट रन कर रही थी उसको छोड़ दिया और प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। हर तरफ लोग स्ट्राइक्स को ज्वाइन कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और फॉरेन गुड को आग लगा दे रहे हैं। स्टूडेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 20 से स्टार्ट होकर 22 पे विड्रॉ होगी। 22 में एक इवेंट ऐसा हो जाएगा कि गांधी जी इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे। पर इस पर्टिकुलर पीरियड में जो ब्रिटिश इम्पोर्ट थे इंडिया के टुवर्ड्स, मतलब वो यहाँ इंडिया में किसकी गवर्नमेंट है? ब्रिटेन की। तो ये अपनी कंट्री इंग्लैंड से बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर मंगवाता था। उसकी वैल्यू लगभग हाफ हो गई, आधी हो गई। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट। लोग तो फॉरेन गुड्स को जला रहे हैं, कोई फॉरेन गुड को खरीद नहीं रहा है, कोई फॉरेन गुड को सेल नहीं कर रहा है। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। किसके ऊपर? ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। गांधी जी अब तक नेशनल फिगर बन चुके थे। लोग का एक फर्म बिलीव जनरेट हो गया था किसके टुवर्ड्स? गांधी जी के टुवर्ड्स। तो लोगों को कोई डाउट ही नहीं था, कोई शंका ही नहीं थी कि जो गांधी जी हैं वो ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल ही देंगे। बिल्कुल लोगों को ऐसा लग ही रहा था, कोई डाउट ही नहीं है कि गांधी जी तो भैया अब हैं तो ब्रिटिशर्स को बाहर भगा ही देंगे और स्वराज ला ही देंगे। लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से सोच रहे हैं, किसी को कोई डाउट ही नहीं है। सबको लग रहा है अब तो ब्रिटिश आज गए कि कल गए, क्योंकि गांधी जी अब उनके साथ है। अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो जितने भी लोग थे उन्होंने गांधी जी के आइडिया को अपने अपने एंड पे इंटरप्रेट करना चालू कर दिया। इंटरप्रेट करना मतलब निकालना। ठीक है, गांधी जी ने अगर कोई बात कही है तो उसका हर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी लैंड ऑनर्स, लार्ज लैंड ऑनर्स अपनी तरफ से मतलब निकाल रहे हैं। पुअर पीजेंट्री अपनी तरह से उसका मीनिंग निकाल रही है। इट मीन्स उनकी जो सुटेबल इमीडिएट लोकल नीड थी उसके हिसाब से वो गांधी जी के मैसेज को इंटरप्रेट कर रहे हैं। सबका इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। अपने हिसाब से वो मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अगेंस्ट वेरियस फॉर्म्स ऑफ लोकल ऑपरेशन। उनके ऊपर जो जो भी अत्याचार हो रहा था उसके टुवर्ड्स वो मूवमेंट करने लगे। और क्या सोच रहे हैं कि गांधी जी ने तो ऐसा ही कहा है। रिस्पॉन्डिंग टू द कांग्रेस कॉल फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कांग्रेस ने बोल दिया कि आप लोग टैक्स ही पे ना करें, इनके पास पैसा होगा ही नहीं तो ये काम कैसे करेंगे? कौन? ब्रिटिशर्स। तो जो पीजेंट्स थे उत्तर प्रदेश के, बंगाल के, बिहार के, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया नो टैक्स कैंपेन। तो यहाँ पर 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, विच स्टेट्स और विच प्रोविंसेस और इन विच एरिया नॉन टैक्स कैंपेन गेन्ड मोमेंटम। तो कहाँ कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, Bengal and Bihar were the places where non-tax campaign got momentum. ठीक है, got momentum. तो कुछ लोगों ने क्या किया, जो कांग्रेस का कॉल था कि भैया हमें टैक्स नहीं पे करना है, इसको बहुत अच्छे से समझा उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के किसानों ने। दे कंबाइंड दिस विद द कैंपेन अगेंस्ट इलीगल एविक्शन। और इसी कैंपेन को उन्होंने किसके साथ कंबाइन कर दिया? इलीगल एविक्शन। मतलब कई बार क्या होता था, हमारी ज़मीनों से हमें ही हटा दिया जाता था। तो जो रेंटेड लैंड होती थी, जैसे मैंने रेंट से लैंड ली, थोड़े टाइम बाद मैंने उसके ऊपर काम किया और कल आपने बोला नहीं नहीं अब तुम इस ज़मीन पे
नहीं रही। तो नो टैक्स कैंपेन के साथ इसको भी एसोसिएट कर लिया। अब गुंटूर आंध्र प्रदेश के जो लोग थे उन्होंने बोल दिया भाई हम तो म्युनिसिपल टैक्स भी नहीं देंगे, ठीक है, ना ही तो लैंड टैक्स दिया जा रहा है, ना ही म्युनिसिपल टैक्स दिया जा रहा है। और टाउन चिराला, आंध्र प्रदेश में एक टाउन है जिसका नाम है चिराला, लोग तो शहरों से ही बाहर आ गए और बोलने लगे भाई अब हम इस टाउन में रहना ही नहीं, हम तो अपना नया टाउन बना लेंगे। तब लोग बहुत एंथुजियास्टिक हो गए थे, अब उनको लग रहा था कि भाई अब तो हमें आज़ादी ले ही लेना है। बहुत सारी जो फॉरेस्ट ट्राइब थी उन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया, डिमांडिंग द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। वो बोलने लगे ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट में हमारे पूरे फॉरेस्ट एरिया को डिवाइड कर रखा है, हमें ये मंजूर नहीं है, हमें राइट है और हम सारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज करेंगे। कुछ ट्राइब्स ऐसी थी बंगाल की और कोस्टल आंध्र प्रदेश की, रिफ्यूज टू पे, जिन्होंने मना कर दिया कि भाई हम ग्रेजिंग टैक्स नहीं देंगे। अब ग्रेजिंग टैक्स क्या होता है, आपके पास गाय बैल बकरी भैंस होगी ना बच्चा, काऊ ऑक्स बफेलोस, तो वो लोग जहाँ पर चरने जाते हैं, मतलब जहाँ खाना खाने जाते हैं, ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, उसके ऊपर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, तो वो टैक्स देने को भी मना कर दिया उन लोगों ने। छोटा नागपुर रीजन में भी ऐसे ही हुआ, जो ट्राइबल्स थे उन्होंने बोल दिया हम कोई टैक्स आपको पे नहीं करेंगे। अब बात करते हैं राजस्थान सिंध और गुजरात की। तो जो किसान थे, पीजेंट्स थे राजस्थान के, सिंध के और गुजरात के, महाराष्ट्र के, उन्होंने भी मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट टू ऑपरेसिव लैंड ऑनर्स। देखो बेटा, इनका इमीडिएट दुश्मन था लैंड ऑनर, ठीक हुई बात। तो जो मोलपास थे, मुस्लिम पीसेंट कम्युनिटी थी केरला की, उसने जो ऑपरेसिव जमींदार थे उनके अगेंस्ट में रिवोल्ट छेड़ दिया। मतलब हमारा जो इमीडिएट एक्सप्लॉइट, जो हमें इमीडिएट एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो हमें, हम उसके अगेंस्ट मूवमेंट करेंगे। तो भाई स्मॉल पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करा था लार्ज लैंड ओनर जमींदार, तो उन्होंने अपने रिवोल्ट को उनके खिलाफ खोल दिया। आई बात समझ में। तो जो मोलपा थे, मुस्लिम पीजेंट थे केरला के, उन्होंने भी रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, किसके टुवर्ड्स, ऑपरेशन ऑफ जमींदार। वो जमींदार जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था, उसने उसके खिलाफ क्या खोल दिया, मोर्चा, मतलब रिवोल्ट करने लगे। असम में जो लेबर थे, जो टी प्लांटेशन में काम कर रहे थे, वो भी स्ट्राइक पे चले गए, बोलने लगे हमारे वेजेस बढ़ाओ। वेजेस मतलब मजदूरी, पूरा दिन काम करने के बाद जो उनको पैसा मिलता है उसे हम वेजेस कहते हैं। तो वो लोग बोलने लगे कि भाई हम भी काम नहीं करेंगे, अगर काम करवाना है तो पैसे बढ़ाओ। देयर वॉज अ लेबर अनरेस्ट इन मद्रास टू, मद्रास में भी लेबर अनरेस्ट होने लगा। पंजाब में बेटा सिंह सभाज होने लगी, किसके अगेंस्ट में, महंत। महंत कौन होते थे, प्रीस्ट होते थे गुरुद्वारे में, वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो गए थे, तो उनकी करप्शन को रोकने के लिए पंजाब में जो सिंह सभाज आने लगी, वो भी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट ही कर रहे थे, वायलेंस नहीं कर रहे थे। फिर इसके बाद आए एंटी लिकर कैंपेन्स, कहाँ पर, पंजाब में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। अब ब्रिटिश का रिस्पॉन्स क्या रहेगा, ब्रिटिश चुपचाप तो नहीं देखती रहेगी, बहुत लॉसेस इस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट को हो रहे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अनलीज्ड सीवियर रेपरेशंस, जितना तेजी से इस मूवमेंट को ख़त्म किया जाए, जितना ब्रूटली इसको ख़त्म किया जाए, ब्रिटिशर्स ट्राई कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस को ही बैन कर दिया 1885 में। उनके खुद के रिटायर्ड ऑफिसर ने, एओ ह्यूम ने जो कांग्रेस बनाई, उसको उन्होंने बैन कर दिया। 30,000 कांग्रेस लीडर्स को, वॉलेंटियर्स को जेल में डाल दिया। गांधी जी थ्रेटन मास सिविल डिसोबीडियंस, और ये सब देख के गांधी जी ने बोला भाई ये सब तुम रोक दो, नहीं तो मैं अब मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करूंगा। अभी मैंने सिर्फ नॉन कोऑपरेशन की बात की है कि आप ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करो, तभी तुम्हारा रूल शेकिन कर रहा है, हिल गया है। तो अगर मैंने सिविल डिसोबीडियंस कर दिया कि लोगों को खुली परमिशन दे दी कि अब आप ब्रिटिश रूल्स को डिसोबे भी कर सकते हो जो अनजस्ट है, तो फिर क्या होगा भाई तुम्हारा, तुम समझना। तो गांधी जी की चेतावनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे अगर ये रिप्रेशन कंटिन्यू रहा तो। विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट, अब वो मूवमेंट जो इतनी तेजी से अच्छी खासी चल रही थी वो विड्रॉ क्यों हो जाएगी। देखो 4 फैब 1922 को क्या हुआ, एक कैसा इवेंट होगा बच्चा जिससे पूरा की पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया जाएगा। पुलिस फायर्ड अपॉन अ टॉर्च लाइट प्रोसेशन
ऑफ नॉन कॉपरेशन एक्टिविटीज एक्ट चौरी चौरा। अब पहली बात तो याद रखो, चौरी चौरा कहाँ पर है? तो चौरी चौरा गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा कहाँ पर है? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को एक टॉर्च लाइट प्रोसेशन था, उसके ऊपर पुलिस ने फायरिंग करना चालू कर दी। अब बेटा देखो, हम मान लिया गांधी भक्त हैं, पर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ आपका दोस्त खड़ा है, यहाँ पर आपका दूसरा दोस्त खड़ा है, आप पुलिस इसको एक गोली मारेगी तो आप बोलेंगे हाँ मार दे भाई, मार दे, इसको भी मार दे और इसको भी मार दे और मुझे भी मार दे, हम इतने प्यारे तो नहीं है। तो क्या हुआ बच्चा, पुलिस वालों ने गोलियां चलानी चालू कर दी एक पीसफुल टॉर्च लाइट प्रोसेशन पे। कहाँ पर? चौरी चौरा। चौरी चौरा कहाँ? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो जो एक्टिविस्ट थे वो वायलेंट हो गए और उन्होंने पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को ही जला दिया। और जब इन्होंने पुलिस स्टेशन को जलाया तो 22 पुलिसमैन जल गए, मर गए। और दिस लेड टू मोर वायलेंस, इसकी वजह से और वायलेंस हो गया, दोनों की साइड से, ब्रिटिश की साइड से भी, हमारी साइड से भी। तो गांधी जी को समझ में आ गया कि भाई जिन लोगों के साथ मुझे मूवमेंट करनी है वो अभी रेडी नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। तो गांधी जी ने मास सिविल डिसोबीडियंस का विचार तो त्याग ही दिया, साथ में नॉन कोऑपरेशन को भी सस्पेंड कर दिया, विड्रॉ कर लिया। क्योंकि इस मूवमेंट को चला रहे थे गांधी जी और ये जो 22 लोग मरे, तो इसका श्रेय उन लोगों को तो जाएगा जिन्होंने आग जलाई, पर किसको भी जाएगा? गांधी जी को भी जाएगा, क्योंकि मूवमेंट तो चलाने वाले गांधी जी थे। स्ट्रक्चर पूरा किसने बनाया? गांधी जी ने। तो गांधी जी को इम्प्रिजन कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। ऑल्दो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंडेड एब्रप्टली, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ मास मूवमेंट। हम बोल सकते हैं कि ये मूवमेंट विड्रॉ नहीं होनी चाहिए थी, आगे तक चलनी चाहिए थी, कुछ फर्क नहीं पड़ा। नहीं बेटा, फर्क तो पड़ा, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग होगी हमारे मास मूवमेंट्स की। ठीक है, अभी तो बहुत सारे होंगे। फिर खिलाफत मूवमेंट जो हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ चल रही थी, धीरे धीरे उसका भी रेलिवेंस खत्म हो गया, क्योंकि जो टर्की में रिवॉल्यूशन चल रहा था कैलिफेट के लिए, वो भी खत्म हो गया। और फिर देखेंगे हम कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी फिर डायल्यूट हो जाएगी, मतलब जो एक बॉन्ड बन रहा था नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के टाइम, अब वो फिर डायल्यूट होने लग जाएगा। Now developments between 1922 to 1928, 1922 से 28 तक क्या हुआ अब हम वो देखेंगे। स्वराज पार्टी बनती है पहली बात तो, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और कुछ और कांग्रेस के मेंबर मिलकर स्वराज पार्टी बना लेते हैं। मोतीलाल नेहरू कौन है बच्चा? फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। सीआर दास, ये लोग और दूसरे कांग्रेस के लीडर्स मिलके स्वराज पार्टी बनाते हैं। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं 1923 में। तो जो स्वराज पार्टी के मेंबर थे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर में पहुंच जाते हैं। अब देखो, लेजिस्लेचर में अगर आप पहुंच गए हो तो आपका वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये लेजिस्लेचर में बैठ के ऑब्स्ट्रक्टेड करते हैं, किसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, किसको रोकते हैं? गवर्नमेंट के बिल्स को। गवर्नमेंट के जितने भी रिप्रेसिव बिल्स आते हैं तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम, उसको रोकने का काम कौन करे? हमारे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, मेनी मोर, जो भी सिलेक्ट होके स्वराज पार्टी की तरफ से कहाँ पहुंचे हैं? लेजिस्लेचर में। पर बेटा सीआर दास की डेथ हो जाती है 1925 में। सीआर दास की डेथ होती है 1925 में। एंड स्वराज पार्टी फेडेड अभी, और उसके बाद स्वराज पार्टी का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाता है। उसके बाद आएगा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, RSS, जिसका पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कब आएगा? 1925 में। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको, जो हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट करती है। ठीक है, 1925 में एक ऑर्गेनाइजेशन आई जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो किसको प्रमोट करती है? हिंदू नेशनलिज्म को। नाउ कम्युनिस्ट पार्टी, दिसंबर 1925 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इंडिया की, वो एस्टेब्लिश्ड होती है। कहाँ पर? कानपुर में। तो देखो, सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी 1885 में हुई जिसका नाम था कांग्रेस। उसके बाद होती है कम्युनिस्ट पार्टी। कब होती है? 1925 में। अब आप बोलोगे मैडम आरएसएस क्यों? तो आरएसएस बेटा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है।
आरएसएस बहुत लेट अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा, वो कब? 1980 में, जिसका नाम होगा बीजेपी। कब? 1980 में। ठीक है बात। तो पहली अगर इंडिया की पार्टी की बात करें तो वो है कांग्रेस, और फिर बनी कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में। कहाँ पर बनी कम्युनिस्ट पार्टी? कानपुर में। कम्युनिज्म एम्स टू एस्टेब्लिश क्लासलेस सोसाइटी। कम्युनिज्म का फोकस था कि जो क्लास है, हाई क्लास पीपल, लो क्लास पीपल, ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है कम्युनिज्म। विच द स्टेट ओज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें सरकार के पास सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, सरकार ही प्रोड्यूस कराएगी, और वर्कर्स का शेयर होगा प्रॉफिट्स में। जो इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी पीजेंट्स और वर्कर्स को सपोर्ट करती थी, और उनकी जो मिजरीज थी उनको दूर करने की बात करती थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में आई, कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में आई, और ये क्लासलेस सोसाइटी की बात करते थे। ठीक है, ये पीजेंट्स की बात करते थे, ये वर्कर्स की बात करते थे। अब हम देखेंगे रिवोल्यूशनरी ट्रेंड। अब रिवोल्यूशनरी ट्रेंड, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अचानक से विड्रॉल हुआ, उससे जो हमारे इंडियन रेवोल्यूशनरी थे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। ठीक है, एब्रप्ट विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फ्रस्ट्रेटेड द इंडियन रेवोल्यूशनरी। जो मेंबर्स थे किसके? एचआरए क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका बाद में नाम हो गया HSRA। पहले एचआरए था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, फिर क्या हो गया? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक आर्म्ड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन इंडिया, कि भाई अब तो मुझे नहीं लगता ये सत्याग्रह से आज़ादी मिलने वाली है, चलो अब हम आर्म के साथ, वेपन्स के साथ लड़ाई करेंगे ब्रिटिशर्स से। तो HSRA, जिसका इनिशियल शुरुआती नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी, तो अब एक नई कहानी आई जिसको हम बोलेंगे आर्म्ड रिबेलियन। अब आर्म्ड रिबेलियन होने लगा, तो जो ब्रिटिश थी वो चुपचाप देख रही होगी क्या? नो, उसने फिर सीवियर रिप्रेशन की पॉलिसी अपनाई। दमनकारी रिप्रेशन, सीवियर रिप्रेशन, बिल्कुल दमनकारी नहीं थी। अब तो बिल्कुल इनको क्रश ही कर देना है, खत्म ही कर देना है, सीवियर रिप्रेशन। कुछ रेवोल्यूशनरी जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, इन्हें तो फांसी की सजा मिल गई। वो कौन से दो रेवोल्यूशनरीज थे जिन्हें डेथ सेंटेंस मिला? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान। फेमस रेवोल्यूशनरीज चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वर also member of HSRA। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये भी मेंबर थे किसके? HSRA। चलो, तो ये तो खत्म किया हमने रेवोल्यूशनरीज को, HSRA को। अब हम देखेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आ रहा है? 1927 में। इस कमीशन के हेड हैं सर जॉन साइमन, और इन्हीं के नाम के ऊपर इस कमीशन को साइमन कमीशन कहते हैं, कहा करते थे। चलो, हम आज भी कह रहे हैं ना। 1927 में एक कमीशन आया जिसको हेड करे थे सर जॉन साइमन, इन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। ये क्यों आया था इंडिया में? कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए। किस लिए आया था? कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन इंडिया। अब भाई तुम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की बात कर रहे हो, और बात कौन कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स, जिनको इंडिया में क्या है क्या नहीं है कुछ पता भी नहीं है बहुत अच्छे से। तो इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड ना करना इस कमीशन में इनकी सबसे बड़ी गलती थी। दे क्लेम दैट वेरियस इंडियन ग्रुप्स हैड मेजर डिफरेंसेस, और उन्होंने कहा कि भाई हम इंक्लूड करें भी तो कैसे? ये जो इंडियन ग्रुप्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, और ये कभी किसी एग्रीमेंट में भी नहीं आते हैं। कोई बोलता है मुस्लिम्स कुछ अलग बोल रहे हैं, हिंदूज अलग बोल रहे हैं, सिख अलग बोल रहे हैं, तो हम इनको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। देखो कितनी अच्छी सफाई दे रहे हैं अपनी बात की। हमारी बेसिक प्रॉब्लम थी इंडियंस की कि साइमन कमीशन में कोई इंडियन मेंबर नहीं है। ब्रिटिशर्स हमें जवाब दे रहे हैं कि हम आपको इंक्लूड कैसे करें, आप में तो कितने डिफरेंसेस हैं, आप कभी किसी एक एग्रीमेंट पे आते ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कर लिया जाए। पर कांग्रेस ने बोला भैया हमें बातें ना समझाओ, हमें बिल्कुल नहीं समझना, हम तो आपकी इस कमीशन को बॉयकॉट करेंगे। ठीक है बात। तो कांग्रेस बॉयकॉटेड द कमीशन। विच कमीशन? साइमन कमीशन। तो अब
1928 में ये जो साइमन कमीशन थी ये इंडिया आई। इसको ब्लैक बैनर से, ब्लैक फ्लैग से ग्रीट किया गया, काले झंडे दिखाए गए, ब्लैक बैनर्स बनाए गए और नारा लिखा गया साइमन गो बैक। ठीक है, साइमन गो बैक, साइमन तुम वापस जाओ। एक एंटी साइमन डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था लाहौर में भी। एंटी साइमन मतलब साइमन के अगेंस्ट में। कहाँ हो रहा था? लाहौर में। लाला लाजपत राय वॉज बीटन बाय द पुलिस एंड लेटर डाइड ऑफ दिस इंजरीज। और इस ही डेमोन्स्ट्रेशन में लाला लाजपत राय को इतनी बुरी तरीके से मारा पुलिस ने, क्योंकि वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, एंटी साइमन डेमोन्स्ट्रेशन में पार्ट ले रहे थे, कि उनको उस टाइम में बहुत ज़्यादा लग गई बच्चा और उनकी डेथ हो गई। अब सारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी जोश आया, अच्छा ये ऐसे बोल रहे हैं कि साइमन कमीशन में इंडियंस को इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये कभी किसी एक बात पे अग्री नहीं होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। अब हम इनको दिखाएंगे कि भाई हम भी एक हो सकते हैं, टू प्रूव द ब्रिटिश रॉन्ग अबाउट इनेबिलिटी ऑफ इंडियंस टू वर्क टुगेदर। कैसे कह दिया कि हम साथ में काम नहीं कर सकते? एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई, कब हुई? 1928 में। और इसमें एक कमेटी बनी जिसका काम था स्कीम फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना, जिसको हेड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। ये पूरी कमेटी बनी जिसके हेड रहे मोतीलाल नेहरू। कमेटी का काम था, क्यों अपॉइंट की गई थी कमेटी? टू ड्राफ्ट अ स्कीम फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस मतलब कि ब्रिटिश एम्पायर रहेगा और उसके अंदर में हम अपने आप को सेल्फ गवर्न करेंगे। गांधी जी ने चेतावनी भी दे दी लोगों को कि भैया हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे फॉर पूर्ण स्वराज। अभी तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है एक्सटर्नल पॉलिसीज आप रख लो, आप भी रहो और सेल्फ गवर्नेंस हमारे पास रहे, मतलब थोड़ा बहुत काम का जो हमारे पास भी रहे। पर अगर विद इन अ ईयर आपने हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया तो हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, और फिर ब्रिटिश का भी इंडिया में नहीं दिखेगा। कोई गोरा इंडिया में होना ही नहीं चाहिए। ठीक हुई बात? अंग्रेज इंडिया में होनी ही नहीं चाहिए। तो जब हम बात कर रहे थे, मोतीलाल नेहरू की रिकमेंडेशन थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, उसी टाइम गांधी जी भी कहते हैं 1 साल में दे देना, नहीं तो मैं फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा। यस, फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें लॉन्च कर देंगे। अगर सरकार ने 1 साल में हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया तो भैया फिर तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आना ही है। ब्रिटिश रेपरेशन, ब्रिटिश ने बहुत सारे रिप्रेसिव लॉस पास कर दिए एक्टिविटी, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए। वर्कर्स स्ट्राइक के लिए कि ना ही तो कोई स्ट्राइक हो, ना ही कोई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने बॉम्ब गिराया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे। एक बात बताऊं, इन्होंने बॉम्ब गिराया, उसमें एक भी व्यक्ति मरा नहीं था, सिर्फ इन्होंने डराने के लिए वो बॉम्ब गिराया था और चिल्ला रहे थे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लीव रिवोल्यूशन, लॉन्ग लीव रिवोल्यूशन। इन्होंने लीफलेट्स 3 किए जिसमें बताया था, और लीफलेट्स थे जिसमें लिखा हुआ था कि हमारा काम किसी को मारना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं है, बट टू मेक द डीफ हियर। पर जो बहरे लोग हो गए उनको सिर्फ सुनाई आ जाए, यही हमारा काम है। तो क्या समझ में आ गया भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त का क्या पर्पस था, क्या ऑब्जेक्टिव था? उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हमें किसी को मारना नहीं है, बट टू मेक द डीप फियर, बहरों को सिर्फ सुनाई आ जाए, इतना ही काम है। दे वर अरेस्टेड एंड इम्प्रेशन, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, दे वर अरेस्टेड एंड इम्प्रेशन। Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru had killed the officer who was responsible for Lala Lajpat Rai death. अच्छा, भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने उस ऑफिसर को मार दिया जो रिस्पॉन्सिबल था लाला लाजपत राय की डेथ के लिए। आप लोगों को बताया था ना, लाठीचार्ज में डेथ हो गई थी किसकी? लाला लाजपत राय की। दे वर ट्राइड एंड सेंटेंस टू डेथ, इनका ट्रायल हुआ और इन्हें सेंटेंस टू डेथ मिल गया और इन्हें फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। किसको? किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। नाउ पूर्ण स्वराज। लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ जिसको हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे इस सेशन के। उन्होंने रेजोल्यूशन एडॉप्ट कर लिया पूर्ण स्वराज का। द ट्राइकलर कांग्रेस फ्लैग वॉज अनफ्लर्ड, और इसी दिन इन्होंने कांग्रेस का जो ट्राइकलर फ्लैग था उसको अनफ्लर किया, लहराया।
26 जनवरी 1930 वॉज फिक्स्ड एज पूर्ण स्वराज, और ये बोल दिया कि 26 जनवरी 1930 फिक्स है पूर्ण स्वराज के लिए और इंडिपेंडेंस डे के लिए। 26 जनवरी 1930 फिक्स की गई पूर्ण स्वराज के लिए। बेटा आगे जाएं उसके पहले ये देखो, ये हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। अब ब्रिटिशर्स भी थोड़े पगले ही थे, उन्होंने हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया, जबकि गांधी जी ने धमकी दे दी थी हमें डोमिनियन स्टेटस दे देना, नहीं तो फिर क्या होगा वो आप देखना। कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया कि अब तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे अंडर गांधी जी लीडरशिप, बिकॉज दे हैव नॉट गिवन अस डोमिनियन स्टेटस इन अ ईयर। नेशनलिस्ट वर आस्क्ड टू बायकॉट इलेक्शंस एंड रिजाइन फ्रॉम लेजिस्लेचर, और अब नेशनलिस्ट से कहा गया कि तुम इलेक्शंस को भी बायकॉट करो और लेजिस्लेचर से भी रेजिग्नेशन दे दो। स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, ठीक है।